प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर ओलाफ ऑल्ट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कारोबार को गति देने, सांस्कृतिक संपर्कों समेत द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने बर्लिन में हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश ने ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप बनाने का भी निर्णय लिया। तीसरे देश में भी दोनों देश ग्रीन परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सदैव शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में बने संकट में यथासंभव मदद कर रहा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अविलंब युद्ध रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत को दुनिया के व्यस्ततम इलाका बताया उन्होंने, और ये बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में शांति की अत्यंत आवश्यकता है। शांति के पक्ष में है। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है। Another success of our bilateral exchanges today is the agreement on a migration and mobility partnership, which allows us to benefit from the enormous potential of migration and skilled labour to both our countries' interest and benefit. This goes to show that our relationship is not only broad and intensive, but it is also based on a deep sense of trust. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री श्वेजा शुल्ज से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्विटर पर कहा कि दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के कार्य, लचीलेपन और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, तीसरे देशों से संबंधित साझेदारी और यूक्रेन संकट के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की। त्रिपक्षीय विकास सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर आज खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आरंभ हो गया है। इस बार बद्रीनाथ में प्रतिदिन अधिकतम 15,000 श्रद्धालु, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। जीवन बीमा निगम का आईपीओ संस्थागत निवेशकों के लिए खुल रहा है। आम जनता के लिए ये कल से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। एलआईसी आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर भूमि सुपोषण और संरक्षण पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा चलाए गए अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। निर्बाध दोहन से भूजल स्तर कम हो रहा है। ऐसे में भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जैविक खेती आज आशा की नई किरण है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नए सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह के साथ उनकी ये पहली बैठक थी। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संघर्ष के सभी मोर्चों पर मौजूदा और भविष्य की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना है। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, ईद उल फितर की शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। कोर्ट की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। ऐसे में जब तक कोविड संक्रमितों की संख्या कम है, तब तक सार्वजनिक क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं करवाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर।
केरल, ओडिशा और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी जगहों पर 31 मई को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 3 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव के लिए 4 मई से नामांकन दाखिल किया जाएगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है वो 11 मई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1076 नए मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 18,85,636 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 18,53,717 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1003 से 329 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। फिलहाल राजधानी में 5,744 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। विमानन नियामक डीजीसीए ने मुंबई दुर्गापुर उड़ान मामले की जांच के लिए एक बहुआयामी टीम गठित की है। स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा, जिस दौरान उसमें सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। पंजाब से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 3 सदस्यों ने कल शपथ ली। ये सदस्य आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और अशोक कुमार मित्तल हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन में अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि विभागीय मंत्री अपने महकमे की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करके हर स्तर पर बदलाव के प्रयास करें। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार की जाए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज शिवसागर जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिनों के उपलक्ष्य में आयोजित योग उत्सव में शामिल हुए। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक स्मारकों को व्यापक पहचान दे रहा है। पंजाब कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक विभाग, एक पेंशन, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम, मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ रुपए मुआवजे को मंजूरी दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के नेताओं से कथित तौर पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाषा का हथकंडा अपनाने और सीमा मुद्दे का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक अपनी 1 इंच भी जमीन पड़ोसी राज्य को नहीं देगा। उत्तराखंड सरकार वेद, पुराण, उपनिषद, गीता और रामायण जैसे ग्रंथों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि छात्रों को अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इन ग्रंथों की सामग्री को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है। ओडिशा में बढ़ते तापमान और गर्म हवा की वजह से सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। प्रदेश में अब स्कूल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलेंगे। राज्य भर के स्कूलों में यह फैसला लागू कर दिया गया है। और आइए अब राज्यवार सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं युद्ध का ऐलान। जेलेंस्की का तंज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भूल गए हैं सबक। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि रूस इसे एक स्पेशल ऑपरेशन ही बता रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अब रूस 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। यूक्रेन का दावा है ब्लैक सी में रूस के 2 पेट्रोलिंग बोट तबाह किए गए हैं। अब तक 24,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसके एक ड्रोन ने ब्लैक सी में रूस के 2 रैप्टर क्लास बोट को निशाना बनाया, उन्हें तबाह किया। वहीं जंग में अब तक 24,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है।
26 महीने से चीन में फंसे भारतीयों ने कोरोना नियमों के कारण परिवार से मिलने को जो तरस रहे हैं वो भारत नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है। चीन में फंसे भारतीय प्रोफेशनल्स ने भारत सरकार से अपने परिवार से मिलाने की गुहार लगाई है। नौकरी के कारण बीजिंग में मौजूद प्रोफेशनल्स का ये समूह कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही भारत नहीं लौट पाया है, क्योंकि चीन ने दूसरे देशों में आने जाने को लेकर सख्त पाबंदी लगा रखी है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप लगाया है और कहा है कि इमरान अभी भी उसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको उनके कार्यकाल में मिली थी। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच की मांग की गई है। दुनिया भर के बच्चों में तेजी से फैल रही है रहस्यमय बीमारी, जिसने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में वायरल हेपेटाइटिस से दुनिया भर के लोग परेशान हैं, खासतौर से बच्चे इससे ज़्यादा पीड़ित हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से हमने देखा हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े, लेकिन अब ब्रिटेन में ये जो रहस्यमय बीमारी है ये चिंता बढ़ा रही है। हालांकि इस पर शोध लगातार जारी है, वैज्ञानिक इस पर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये बीमारी है क्या।